हेलो वेलकम बैक टू studyup.com। लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसकी रिवीजन सीरीज में ये नया वीडियो है। चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें ये पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स होते हैं टैबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी। मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ही काफ़ी बल्कि हो गया था, तो हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमको एक तरीके से कैटेगराइजेशन करना पड़ा। और टैबुलेशन मतलब लिस्ट, एक तरीके से लिस्टिंग बनानी पड़ी। तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है शेड्यूल्स के अंतर्गत। जिससे शेड्यूल्स की हेल्प से क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर डिसकंटिन्यूएशन आ जाता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पर्पज से काफ़ी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमने कैटेगराइजेशन करते हुए, टैबुलेशन करते हुए एक शेड्यूल का फॉर्मेशन किया। तो एक तरीके से शेड्यूल क्या है? एक टैबुलेशन है, एक कैटेगराइजेशन है किसका? पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ का। तो ओरिजिनली शेड्यूल्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 8 शेड्यूल्स थे। और 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। और 10th किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। और 11th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट 1992 में। और 12th किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 में। ये 11 12 आपको पता होगा, ये पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं एक एक करके हर शेड्यूल में कौन कौन क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले शेड्यूल 1 देखते हैं। शेड्यूल 1 में क्या बताया गया है? जो हमारा आर्टिकल 1 है, आपको आर्टिकल 1 पता होगा, उसमें लिखा हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है। लेकिन इससे पहले क्या था, जब मतलब 30 अगस्त 5 अगस्त 2019 से पहले इसमें एक डेफिनेशन थी। तो आर्टिकल 152 में क्या था कि पार्ट 6 में इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है स्टेट में। उसमें ये लिखा हुआ था कि इन दिस पार्ट कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब इसमें ये था कि स्टेट की डेफिनेशन में जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसका क्या मतलब था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था 5 अगस्त 2019 से पहले? नहीं, इसका मतलब ये था कि इंडिया की कोई भी पार्ट या टेरिटरी जो शेड्यूल 1 में मेंशन है वो इंडिया का पार्ट होगा। उस टाइम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया था, लेकिन उसका नाम जो है शेड्यूल 1 में मेंशन था, क्योंकि वो इंडिया की एक टेरिटरी थी। तो शेड्यूल 1 में क्या मेंशन होता है? लिस्ट होती है स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज़ की। जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो किस में मेंशन की जाएगी? शेड्यूल 1 में। और सेवन अमेंडमेंट जब हुआ था 1956 में, तो उसमें जो कैटेगराइजेशन था स्टेट्स का पार्ट A B C D करके, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया जाता है। नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है? जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, उनके एमोल्यूमेंट्स, उनके प्रिविलेजेस, वो सारे किस में मेंशन है? शेड्यूल 2 में। जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, चेयरमैन की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी, कैग की सैलरी, सारी कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 2 में। और आपको पता हो आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 125 में भी सैलरी ऑफ जजेस मेंशन है। तो ये दो बार क्यों किया गया है? आपको तो शेड्यूल का रिलेटिव रिलेशन क्या है? शेड्यूल और आर्टिकल्स के बीच में एक तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश है। ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है? जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनकी ओथ्स बताई गई हैं। किसकी? जो जैसे कैग हो गया, स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, मिनिस्टर्स हो गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, शेड्यूल 3 में ना तो प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन है, ना वाइस प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन है, ना ही गवर्नर की ओथ मेंशन है। और इनको जो ओथ दिलाई जाती है वो कौन सी ओथ होती है? ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। और मिनिस्टर्स को मोस्टली कौन सी ओथ दिलाई जाती है? ओथ ऑफ सिक्रेसी, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना की जाए। ओथ ऑफ सिक्रेसी। शेड्यूल 4 में क्या बताया गया है? जो राज्यसभा है, जो परमानेंट हाउस है, उसमें कितनी सीट्स होंगी उसका एलोकेशन बताया गया है। अगर आपको ये देखना है कि किस राज्य में कि राज्यसभा की कितनी सीटें, आप जाइए सीधे शेड्यूल 4 को ओपन कीजिए, तो आपको शेड्यूल 4 में सारे राज्य की जितनी भी सीट्स हैं वो उनकी लिस्टिंग मिल जाएगी। शेड्यूल 5 में क्या बताया गया है?
जो भी शेड्यूल एरियाज़ हैं और शेड्यूल एरियाज़ को कौन डिफाइन करता है, कौन उसको किस एरिया, कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया, ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा प्रेसिडेंट। तो शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है, इसके बारे में कहाँ बताया गया है, शेड्यूल 5 में। तो और लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि शेड्यूल 5 में 4 स्टेट्स का मेंशन नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शेड्यूल 6 में बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शेड्यूल 6 में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। शेड्यूल 7 में क्या बताया गया है, इसमें जो हमारी 2 डेफिनेशन थी फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ पावर, उसके बारे में बताया गया है। इसमें 3 लिस्ट की गई हैं, यूनियन लिस्ट, इसमें सिर्फ यूनियन लिस्ट, यूनियन जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उनमें सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों लोग जो हैं, यूनियन और स्टेट, अपने अपने लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। शेड्यूल 8, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज की गई हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 22 लैंग्वेजेज हैं। 22 लैंग्वेज, ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी। ओरिजिनली कितनी थी, 14। उसके बाद सिंधी ऐड की कब की गई थी, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी 1967 में। 1967 में कोंकणी, कोंकणी, फिर मणिपुरी और एक थी नेपाली। ये 3 कब ऐड की गई थी, ये ऐड की गई थी 1992 में, 1992 में। और उसके बाद 4 ऐड की गई थी 2004 में। कब की गई थी, 2004 में। कौन कौन सी, बोडो, एक है डोगरी, एक है मैथिली और एक है संथाली। कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ, संथाली। ये 4 लैंग्वेज ऐड की गई 2004 में। तो कौन कौन सी ऐड की गई थी, 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कैसे याद रखना है, 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 1992 में कोंकणी, मैनपुरी, नेपाली। और 1967 में कौन सी ऐड की गई थी, सिंधी। तो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। और अभी भी 38 लैंग्वेज से ज़्यादा वेट कर रही हैं शेड्यूल 8 में ऐड होने के लिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 9 में क्या बताया गया है, शेड्यूल 9 कब आया था, जब पहला अमेंडमेंट किया गया था उसके बाद शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था। इसमें बताया गया है, इसके अंदर क्या मेंशन है, जो भी लॉ इसके अंदर लिख दिया जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू से वो इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। किससे, जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिलेगा। शेड्यूल 10 में क्या बताया गया है, एंटी डिफेक्शन के बारे में। इसमें जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के, वो सारे इसमें मेंशन है। किसमें, शेड्यूल 10 में। और शेड्यूल 10 कब आया था, 52nd अमेंडमेंट किया गया था 1985 में। कब, 1985 में। उसके बाद 10 शेड्यूल को ऐड किया गया एज अ एंटी डिफेक्शन। शेड्यूल 10 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी क्या होता है। तो पार्लियामेंट में होता है आर्टिकल 102। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 102। इसमें डेफिनेशन मेंशन की गई है ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, किसकी, एमपी की। और आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 में किसको मेंशन किया गया है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है एमएलएस की, स्टेट लेजिस्लेचर की एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। ये क्यों किया गया था, क्योंकि 1967 में क्या हुआ था, एक मंत्री थे, उनको नाम दे दिया गया था आयाराम कयाराम, क्योंकि उन्होंने इतनी पार्टीज चेंज की विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन, मतलब बहुत छोटे टाइम में उन्होंने कई सारी पार्टीज़ को चेंज किया। उसके चलते हुए सरकार ने एक नया शेड्यूल लाया और इसमें ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन। और एंटी डिफेक्शन के रीज़न, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, अगर डिस्क्वालिफिकेशन होना है किसी को तो उसके रीज़न क्या क्या हो जाएंगे। जैसे अगर कोई पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ देता है, बीच में कोई अपनी पार्टी को छोड़ देता है और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके जो रीज़न है वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये रीज़न किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 102 और 2 में, और आर्टिकल 191 आर्टिकल 191 सेकेंड में।
तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न क्या हो जाएगा, अगर कोई अपनी पार्टी को छोड़ता है, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर पार्टी ने बोला है आपको इस किसी टॉपिक पर वोट करना है और आप वोट नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर पार्टी ने बोला है आपको वोटिंग के टाइम प्रेजेंट होना है लेकिन आप एब्सेंट हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो लेकिन आप जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कब, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ और आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट मेंबर थे। और अगर आप नॉमिनेट मेंबर हो, पाँच में क्या हो जाएगा, अगर आप कोई नॉमिनेट मेंबर हो, अब 6 मंथ के अंदर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये पहले ही बीच में क्या हुआ था, जब ये आयाराम गैराम चल रहा था, तो उस बीच में क्या हुआ था, लोगों ने करना कि मंत्री लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया कि वो 1/3 एक साथ पार्टी छोड़ देते थे, तो उसमें क्या था, नो डिफेक्शन लगता था उनको, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट किया गया। 91st अमेंडमेंट कब किया गया, 2003 में। उसमें ये कह दिया गया ये चीज़ अलाउड नहीं है कि आप 1/3 इकट्ठे होकर पार्टी को नहीं छोड़ सकते। तो अब उसमें क्या कर दिया गया, अगर 2/3 ऑफ मेंबर अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, किसी और पार्टी से मर्ज होते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर वो छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल 11। इसमें बताया गया रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बताया गया। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। और लास्ट है शेड्यूल 12। इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।